तो मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको दिया था कि 100 उसका जो ब्रेकअप था वो 100 + 60 था, ठीक है। और हमने कहा था ये 60 रुपीज जो है रिस्क प्रीमियम है, ठीक है। तो आप सबने बोला कि 60 रुपीज इसलिए रिस्क है क्योंकि प्रीमियम है क्योंकि वो जंप कर रहा है तो उसको इंजरी होने का चांस है, ठीक है। इफ आई गिव हिम ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, वो रिस्क जो है इंजरी होने का वो कम कर दिया है ना। सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना रिस्क कम हो रहा है और उसमें हम किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? सॉरी। सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना रिस्क उसका कम हो रहा है, और मतलब 60 हम लोग के हिसाब से कम करेंगे वो भी 60 में कैलकुलेशन से? सिखाऊंगा ना, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ अभी। वो ओके। कैलकुलेशन पे जाने से पहले ये तो आपका ये तो एग्री कर लो कि हाँ, अगर उसका जो रिस्क अवॉइड हो सकता है वो रिस्क का पैसा नहीं दोगे, वो उसके। सो व्हाट आई एम सेइंग, इफ सपोज द रिस्क कैन बी अवॉइडेड, will you pay for that risk? नो नो। Now even if he is taking that risk, it is his choice, correct? Because he is not a rational investor then. हम तो कम ही कर रहे हैं उसका रिस्क। हमने तो वो इक्विपमेंट खर्च कर दिया, हमने तो वहां पे वो सेफ्टी इक्विपमेंट, एम्बुलेंस या जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो सब अरेंजमेंट कर दिया है। वी आर नॉट सेइंग कि वो रिस्क जीरो हो गया, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अगर रिस्क पहले एक्स था तो अभी शायद एक्स माइनस समथिंग हो गया, तो एक्स माइनस समथिंग का पैसा दूंगा ना मैं। ओके सर। सुनाओ, इन टर्म्स ऑफ वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सिखा रहा हूँ, बट किसी को डाउट है ये जो मैंने हाईलाइट किया है? एज पर सीएपी मॉडल हम रिस्क प्रीमियम पे करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। वो सी आर आरपी क्या होता है? आरपी इज अ कॉम्पनसेशन ऑफ रिस्क, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अब आपको मैंने बताया दो तरह के रिस्क होते हैं, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सिस्टमिक रिस्क होते हैं जो अवॉइड कर सकते हैं, और ये सॉरी सिस्टमिक रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते और अनसिस्टमिक को अवॉइड कर सकते हैं। तो जिसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ उसका कॉम्पनसेशन मैं नहीं दूंगा। जो अवॉइड नहीं कर सकते वो है सिस्टमिक रिस्क, तो मैं इसका आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। हाँ या ना? कोई डाउट? प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट है तो पूछिए। लास्ट टाइम एनी क्वेश्चंस? ओके, now we'll introduce a concept called beta. ठीक है, what is beta? Beta is a measure of the systemic risk. Beta is a measure of systemic risk, और ये डेफिनेशन ध्यान से देखिए। सो बीटा क्या करता है? Beta is a measure of sensitivity that the firm stock has in regard to the overall market. So what does this mean? Let me explain this with an example. So let's assume beta of a stock A is 0.7. What does this mean? This means if मार्केट मान लीजिए निफ्टी ले लेते हैं, ठीक है। This means if market or nifty
गोज अप, ठीक है, यानी इंक्रीज बाय 10%, then stock A will go up by 7%. 7% कैसे आया? 0.7 into 10, ये मतलब है इसका. Similarly, if Nifty goes down, then stock A will go down by 7%. देखिए, this is what it means when we say beta is 0.7. हाँ जी, this is very important concept. बीटा क्या होता है? देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए. I couldn't get it. सर इसमें कैलकुलेशन दोनों में सेम ही होगा क्या, क्या अगर अप होगा या डाउन होगा? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? So can I say सर what is सर इसमें systemic risk? कैलकुलेशन सर इसमें दोनों में सेम ही हो रहा है? जैसे अप जा रहा है तब भी 0.7 इंटू 10 हो रहा है, और डाउन जा रहा है तब भी 0.7 इंटू 10 हो रहा हाँ, तो बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटा ये बताता है कि हाउ योर स्टॉक विल रिएक्ट और मूव ड्यू टू मूवमेंट इन मार्केट. इसका मतलब ये भी है, ये भी बताता है सेंसिटिविटी, जो वर्ड आपने स्लाइड पे देखा था, सेंसिटिविटी ऑफ योर स्टॉक अगेंस्ट मार्केट. अगर मार्केट में 1% की मूवमेंट होती है तो आपका स्टॉक कितना सेंसिटिव है, वो कितना मूव करता है. ये बीटा बताता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सो बीटा के दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट But beta तो risk हुआ ना. सॉरी, But beta is denoting the risk ना, कि मार्केट करेक्ट ऊपर नीचे होने पे आपका रिस्क कितना अप डाउन हो रहा है. करेक्ट रिस्क करेक्ट.
रिस्क क्या प्राइस होता है? प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की मूवमेंट होते हैं, वही रिस्क होता है आपके लिए पारुल। पारुल, am I on the speaker? मतलब वोलेटिलिटी, Am I सॉरी on the speaker? Am I on the speaker? यस, हाँ, तो उसको माइक्रोफोन यूज करो, बिकॉज इफ यू पुट मी ऑन द स्पीकर ना, तो आपकी आवाज, मैं जब बोल रहा हूँ मेरी आवाज वापस इको हो रही है. आई डोंट नो वेदर यू कैन रियलाइज, बट अदर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रियलाइज. सो इफ यू हैव हेडफोन राइट नाउ, सो ट्राई एंड कनेक्ट. इफ नो, तो अपना क्वेश्चन पूछ के फटाफट म्यूट करो, एंड देन नेक्स्ट क्लास से हेडफोन के थ्रू लॉग इन किया करो या माइक्रोफोन के थ्रू लॉग इन किया करो. नहीं इट्स हेडफोन्स ओनली, फिर इट्स एक वो क्यों? अच्छा चलो कोई बात नहीं. तो आप अपना क्वेश्चन पूछ के म्यूट करो, सो दैट मेरा आवाज इको नहीं हो. और फिर क्वेश्चन जब दोबारा पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछो. सो यू आर राइट कि बीटा इज अबाउट द रिस्क. ठीक है, तो रिस्क को थोड़ा अच्छे से और समझते हैं. इज अबाउट, बीटा इज सिस्टमिक रिस्क. ठीक है. अच्छा, आप मुझे बात बताओ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपने इन्वेस्ट किया है एक स्टॉक में जिसका 100 रुपये प्राइस है, अब वो 100 रुपये से डिक्रीज होके 90 हो जाए और डिक्रीज होके 80 हो जाए, ये आपके लिए रिस्क नहीं है पारुल? इज दिस नॉट अ रिस्क फॉर यू? मतलब बट आई थिंक वी मतलब वोलेटिलिटी प्राइस कुछ, या इसको बीटा ही बोलते हैं, द मूवमेंट इन प्राइसेस। नहीं, मैंने नहीं बोला कि मूवमेंट इन प्राइसेस को बीटा बोलते हैं, बट इस रिस्क क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं ना. इज रिस्क वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन इन प्राइस, इतना इसमें बताओ, कोई डाउट है तो? रिस्क इन माय सेंस द डिग्री इन विच द प्राइसेस मूव्स, मतलब हाँ करेक्ट, बट तो वोलेटिलिटी ही होता है ना रिस्क तो, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, या वेरिएंस भी बोल सकते हैं. प्राइस, अगर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और एक स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा, आपसे पूछा जाए कौन सा रिस्की है, तो क्या आंसर दोगे? विच मोर रिस्की स्टॉक पारुल? हाँ जो ज्यादा मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो यानी जो प्राइस की मूवमेंट होती है दैट इज रिस्क, करेक्ट? ओके, नाउ this movement comes from two sources. Yeah, Deepak. This is a co-movement of stock with respect to the market. Correct. That is beta. And the volatility is not come into the picture right now. The volatility will come into picture. I will explain how. So this movement, which is volatility, जो हम discuss कर रहे हैं, this volatility comes from two sources. One, from macro or market factors, and from micro or company factors. You agree? आज अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता है तो वन कुड बी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक or because of political news. Suppose tomorrow if Mr. Modi resigns, so this will impact stock markets. It's not only Reliance, everybody will get impacted. So that is first macro events. But Reliance में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मान लो उनकी कुछ टेक्नोलॉजी में, उनकी रिफाइनरी में कुछ इश्यू आ जाता है, तो उसके स्टॉक फिर से गिरेगा, बट वो उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है. ये क्लियर है सबको कि जो स्टॉक में मूवमेंट होती है वो दो रीजंस की वजह से होती है, मैक्रो रीजंस एंड माइक्रो रीजंस. और ये जो मैक्रो वाला होता है इसको सिस्टमिक बोलते हैं, और जो माइक्रो वाला होता है उसी को अनसिस्टमिक बोलते हैं. तो जो बीटा होता है
बीटा सिर्फ फर्स्ट वाले को मेजर करता है कि स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ मार्केट फैक्टर्स, और ऑन अकाउंट ऑफ मार्केट फैक्टर्स नहीं, कि वो ये मेजर करता है कि अगर आपका मार्केट 10% से मूव करेगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका स्टॉक कितना मूव करेगा। अगर मार्केट में 10% का जर्क आएगा, 10% का मूवमेंट आएगा, तो स्टॉक पे कितना मूवमेंट आएगा। दिस इज व्हाट बीटा मेजर्स। बीटा मेजर्स हाउ your stock is sensitive to the movement in market. Parul, इसमें कोई डाउट? नो। बीटा ये माइक्रो वाला मेजर नहीं करता है, सिर्फ फर्स्ट वाला मेजर करता है। तो हम सिस्टमेटिक रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते सिस्टमिक रिस्क को, अनसिस्टमिक को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दूसरा वर्जन ऑफ बीटा है if beta is -0.4, माइनस साइन है, ध्यान रखना। If beta is -0.4, what does this mean? If market goes up by 10%, then stock will go down by 4%, यानी 0.4 into 10. And if market goes down, then stock will go up. क्यों? क्योंकि because वो नेगेटिव कोरिलेशन है। सो बीटा की जो वैल्यू होती है वो दो चीजें रिप्रेजेंट करती है, एक साइन वेदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंड सेकंड इज द वैल्यू। जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताता है कि मूवमेंट कैसे होगी। अगर पॉजिटिव है तो इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड द मार्केट, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉक भी ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपका स्टॉक भी नीचे जाएगा। दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इज कि दोनों अपोजिट मूव करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक नीचे जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। वो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, सो जो बीटा के साथ जो प्लस और माइनस साइन होता है वो ये बताते हैं कि मूवमेंट ऊपर होगी कि नीचे होगी, बट वो मूवमेंट कितनी होगी, वो 7% होगी कि 4% होगी, वो वैल्यू बताती है जो प्लस या माइनस के साथ होती है। इसलिए दोनों को पुट टुगेदर, जो मैंने रेड में आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जो टेक्स्ट रेड में है, इसको देखिए, कोई डाउट है तो पूछे। दिस इज व्हाट इज बीटा। हाँ जी, तो मतलब जो ये डेली लेवल पे मार्केट मूवमेंट्स होते हैं, हेलो, एनी डाउट? ये जो डेली लेवल पे मार्केट मूवमेंट्स होते हैं, दैट वुड बी अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट? Because it That would be happens because of systemic demand risk. supply. That would be systemic risk.
जो भी मार्केट में मूवमेंट होती है, निफ्टी में जो भी मूवमेंट होती है वो सिस्टमिक रिस्क है। इसमें एग्जांपल देता हूँ पारुल आपको कि फॉर एग्जांपल इफ जैसे जैसे पेंडेमिक है, ठीक है, जैसे कोविड का इंडिया में अर्ली लास्ट ईयर में मार्च अप्रैल जून जुलाई दोज वर द मंथ्स जहाँ पे पेंडेमिक का इफेक्ट सबसे पीक पे था। तो एट दैट टाइम आप कोई भी प्राइस देख लो, कोई भी निफ्टी वाज डाउन, सेंसेक्स वाज डाउन। वो क्यों था डाउन? बिकॉज नहीं, that understood सारे स्टॉक प्राइस। सॉरी, Is it still echoing? I've changed my headphones. इट इज स्टिल Is it still, the echo is still there? no, now it is not there, it's okay now. Okay, तो जो डेली, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेली मूवमेंट्स, मतलब जो डेली अप डाउन एक स्टॉक हो रहा है प्राइस एवरी हाँ, मिनट, तो तो वो जो वो स्टॉक भी बीटा क्या स्टॉक होगा? हाँ, जो स्टॉक में मूवमेंट है, चाहे वो डेली हो चाहे वो ईयरली हो, मैंने बताया वो स्टॉक में मूवमेंट दो रीजन की वजह से होता है। मूवमेंट दो रीजन की वजह से होता है। फर्स्ट, ये येलो वाला सेक्शन देखो आप। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ मैक्रो इवेंट्स। जैसे अभी पेंडेमिक का इफेक्ट अभी भी है, करेक्ट, इट्स नॉट 100% being eliminated but still it has reduced now. So जो companies के stocks हैं, so especially let's assume companies like which is associated with tourism, travel, hospitality, then आपके events जो होते हैं, जो भी businesses है which is in some shape and form linked to the mass gathering, ठीक है, or the business which would not be very comfortable with the social distancing norms, ठीक है, सो वहां पे इम्पैक्ट अभी भी है, करेक्ट। सो वो जो मूवमेंट होता है स्टॉक में वो मैक्रो फैक्टर्स है, बट कुछ मूवमेंट जो स्टॉक में होता है वो मैक्रो इवेंट्स की वजह से नहीं होती, उनकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से होता है, वो माइक्रो है। आपको समझ आ रहा है पारुल? बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो डेली मूवमेंट होता है वो सारी की सारी डेली मूवमेंट जो है मैक्रो फैक्टर्स की वजह से होती है। वो डेली मूवमेंट में कुछ मैक्रो फैक्टर्स की वजह से होती है, कुछ माइक्रो भी हो सकता है। मतलब बीटा कवर्स द ब्रॉडर एस्पेक्ट। बीटा कवर्स द मैक्रो फैक्टर्स, नॉट द माइक्रो वन। हेलो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ पारुल, इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं, दैट इज ओके, दैट इज क्लियर। मीन्स वही था कि स्टिल द माइक्रो फैक्टर्स which may affect the stock on daily और monthly basis, तो वो भी हमारा रिस्क आ सकता है। आ सकता है, बट वो रिस्क का हम कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे एज पर सीएपीएम मॉडल। लॉजिक ये है, सीएपीएम मॉडल बोलता है ये जो रिस्क है कंपनी का, जो इंडिविजुअल रिस्क है, वो तुम अवॉइड कर सकते हो। अगर तुम अवॉइड नहीं कर रहे तो मैं क्यों कॉम्पनसेशन दूं? ऐसा सीएपीएम मॉडल का थ्योरी बोलता है। और इसमें कॉम्पेंसेशन क्या है, मतलब इक्विटी के केस? अभी कराऊंगा वो कैलकुलेशन, बाकी वो कॉम्पनसेशन कैसे निकालते हैं वो कराना बाकी है। अच्छा, नहीं मतलब व्हाट वी आर कॉलिंग एज कॉम्पेंसेशन, कॉम्पनसेशन में जो और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दूंगा, एक्स्ट्रा जो रिटर्न रिटर्न्स, दूंगा उसको वो कॉम्पनसेशन ही है ना। रिटर्न्स, ठीक आपको है। जो प्रीमियम दूंगा उसका रिस्क फ्री के ऊपर जो मैं आरपी आपको दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जैसे जो वो स्टंटमैन का जंप वाला एग्जांपल था, उसमें 100 रुपीज प्लस 60 रुपीज था ना, जो 60 रुपीज है वो तो आपका रिस्क का प्रीमियम था ना। ये देखो, ओके, गॉट इट। and this RP is only compensation for taking risk. क्या फजलूर? सही। इस बीटा रिस्क को इस बीटा रिस्क से बचने के लिए कोई तो फैक्टर होगा।
कोई फैक्टर नहीं है, कोई तरीका नहीं। आप बच सकते हो क्या अगर सपोज पेंडेमिक है? सो आप उस रिस्क से बच सकते हो अगर आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो वो इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा है ना। द ओनली चॉइस, ओनली थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और थियोरेटिकल आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि आप इक्विटी मार्केट से बाहर निकल जाओ। दैट इज द वे यू कैन अवॉइड द रिस्क, बट देन you're not participating in investment at all. अच्छा सर, जैसे किसी कंपनी का 2 ब्रांच है, ऑलराइट सर, 2 ब्रांच है, अगर एक कंपनी का माइक्रो लेवल में रिस्क बढ़ता है तो दूसरी कंपनी को तो वो इफेक्ट होगा या फिर नहीं, दूसरे ब्रांच में? नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया मुझे। जैसे एक कंपनी का 2 ब्रांच है, एक दिल्ली में है और एक यहाँ बेंगलुरु में है। अगर दिल्ली वाले में अगर उस कंपनी में कुछ रिस्क आता है माइक्रो लेवल पर ही, तो क्या वो बेंगलुरु वाला कंपनी में कुछ इफेक्ट जाएगा उसका, अरे उस कंपनी रिस्क तो से? एक ही है ना, कंपनी तो एक ही है। 2 कंपनी कैसे हो गई? एक कंपनी के 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली ऑफिस है, एक बैंगलोर ऑफिस है। तो दिल्ली ऑफिस में कुछ इम्पैक्ट आएगा तो आप उसके स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? दो कंपनी कहाँ से हो गई फजलूर की? 2 कंपनी है कि एक ही कंपनी के 2 ऑफिस है? एक एक ही कंपनी का 2 ऑफिस, 2 तो ब्रांच। फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि दिल्ली में जब उसका है तो बैंगलोर वाली कंपनी पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये क्यों पूछ रहे हो? जब एक ही तो कंपनी फिर है से तो हाँ, क्वेश्चन कैसे रिलेवेंट हुआ आपका? तो सब बीटा से भी तो, अगर बीटा बीटा में से इम्पैक्ट से भी तो दोनों कम ये इनके दोनों ऑफिसेस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस रिस्क से भी मैक्रो लेवल रिस्क से भी इसके दोनों इम्पैक्ट हो जा रहा क्या बोल रहे हो फजलूर? ये जो उसके डेली ऑफिस में है। इम्पैक्ट है वो माइक्रो है कि मैक्रो है? डेली ऑफिस में तो ये मैक्रो लेवल का है। कैसे मैक्रो हो गया वो सब जितनी भी कंपनीज है निफ्टी में सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या, या सिर्फ इसको अकेली कंपनी को पड़ रहा है? तो सब बीटा से इन दोनों अरे इस मेरे ऑफिस के क्वेश्चन का पहले इस आंसर करो, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। ये हाँ मैक्रो सर, कैसे हो गया? ये इस कंपनी के डेली ऑफिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जितनी भी कंपनीज है सेंसेक्स पे और निफ्टी पे सबको इम्पैक्ट पड़ गया? सबको सबको कैसे पड़ गया? मैक्रो लेवल पे है ना, इसलिए। क्या क्या इवेंट है जो डेली ऑफिस में इम्पैक्ट पड़ गया? जरा मुझे बताना क्या ऐसा हो गया। अगर पेंडेमिक सिनारियो अगर आ जाता पेंडेमिक है। दिल्ली नहीं आएगा तो बैंगलोर नहीं आएगा? अगर कोई ऐसा इवेंट है, तुम पेंडेमिक का एग्जांपल है जो सबको इम्पैक्ट करेगा, तो हाँ वो हम्म, मैक्रो फैक्टर है। बट लेट्स अज्यूम उसके डेली ऑफिस में कुछ कुछ लेट्स अज्यूम कंस्ट्रक्शन का कुछ इशू आ गया, या लेट्स अज्यूम बैंगलोर जो उसका डेली ऑफिस है वहां पे लेट्स अज्यूम वहां पे फायर लग गया, ठीक है? तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी का प्रॉब्लम है, पूरी मार्केट में सब कंपनीज को इम्पैक्ट नहीं है। तो वो माइक्रो फैक्टर्स है जो बीटा नहीं कैप्चर करेगा। बीटा से वो फैक्टर्स कैप्चर करेगा जो मैक्रो है। बट फिर भी सर इसके कंपनी को इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है ना, माइक्रो लेवल मैंने कब माइक्रो कहा इम्पैक्ट से। इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? माइक्रो मैंने कब कहा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? मैं ये थोड़ा समझा रहा हूँ कि इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, मैं समझा रहा हूँ कि बीटा क्या कवर करता है और क्या कवर नहीं करता है। दैट डज नॉट मीन जो बाकी चीजें बीटा कवर नहीं करता वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बीटा क्या कवर करता है फजलूर, वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे कि जो माइक्रो फैक्टर्स है उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये मैंने नहीं बोला। तो अभी ये फोकस करो What about the बीटा क्या है वो volatility of तुम्हें समझ beta? आया कि दीपक एक मिनट, फजलूर तुम ये फोकस करो कि बीटा क्या है वो तुम्हें समझ आया है कि नहीं आया। यू आर गोइंग यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो का इम्पैक्ट तो है ना, मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ माइक्रो का इम्पैक्ट है कि नहीं है। हाँ दीपक।
beta is the correlation between stock and the market. Yeah, that's what we discussed, no? Okay. Now beta will change every time. Yeah. Correlation can change. So what about the volatility of beta? हाँ वो करेंगे ना, अलग से बात है। पहले बीटा तो क्लोज हो जाए। अभी तो बीटा पे ही है, वोलेटिलिटी ऑफ बीटा तो बहुत बात की बात है। I was asking for that volatility in that earlier question is volatility of beta. Okay. नहीं, मैं अभी बीटा पे ही हूँ अभी दीपक। पहले बीटा क्लोज हो जाए, उसके बाद फिर जो बीटा में चेंजेस आते हैं वो बाद में डिस्कस करें। फजलू, यहाँ तक कोई डाउट है? बीटा वाला क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर, बट हाँ सर जी, बीटा किसी को मिनिमाइज बोलो। कर ही नहीं पा रहे हैं इधर, तो फिर बीटा को मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हैं मतलब? मैं समझा नहीं, व्हाट डज बीटा दैट? इस रिस्क को हम्म मिनिमाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मिनिमाइज नहीं कर पा रहे मतलब क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आया इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बीटा से जो रिस्क इम्पैक्ट बढ़ रहा है, इम्पैक्ट जो होगा, तो उस रिस्क को अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ ठीक है, नहीं अवॉइड कर पा रहे, फिर करेक्ट तो ठीक है। बीटा वाला जो जो मैक्रो रिस्क है, जो सिस्टमिक रिस्क होता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। देन व्हाट? क्वेश्चन क्या है? तो इससे सारे सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट। तो फिर इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जाए सर, किया नहीं कर जाएगा? सकते नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आप कर सकते हो क्या? ये सेम क्वेश्चन नहीं तुमने सर। पूछा था, मैंने आंसर किया अभी। अगर पेंडेमिक है, हम्म, स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट है, सारी कंपनीज को स्ट्रगल हो रहा है, तो किसी कंपनी से आप बच सकते हो क्या? एक ही तरीका है बचने का, जो थ्योरेटिकल आंसर है, कि आप इक्विटी मार्केट से बाहर आ जाओ, अपना पैसा सारा विड्रॉ कर लो इक्विटी मार्केट से। ये थ्योरेटिकल आंसर है। अगर आपको बचना है कि आपको स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट से बचना है, तो आप अपना पैसा विड्रॉ कर दो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही मत करो, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट मत करो। ये आंसर आपके क्वेश्चन का थ्योरेटिकल आंसर। अगर उस स्टंटमैन को जंप करने के रिस्क से बचना है, तो दो तरीके हैं उस रिस्क से कम करने के या बचने के। पहला, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगा लो, तो रिस्क आपका कम हो जाएगा, वो हो गया माइक्रो। उसके बाद भी एक छोटा सा रिस्क तो है ही ना, कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट के भी इंजरी हो सकती है, या फजलो गारंटी है कि नहीं इंजरी हो सकती? होगी सर। हाँ, तो वो 100% तो हुआ, वो 100% रिस्क तो खत्म नहीं हुआ। जो छोटा रिस्क बचा वो सिस्टमिक रिस्क है। अब अगर उसको उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो कहेगा कि मुझे जंप नहीं करना, मत करो जंप। उसको पैसा नहीं मिलेगा, किसी और को जंप करवाएंगे, उसको पैसा देंगे। इफ ही वांट्स रिटर्न, तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना उस रिस्क में। तो फ्री में कौन रिटर्न देगा? यस सर। कोई डाउट? नो सर, नो। ठीक है, सो जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ वो ध्यान से देख लो। सो बीटा हमने क्या डिस्कस करा? इज कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट। तो अगर बीटा स्टॉक, if beta is for stock A, so then what is beta? Is a correlation between stock A and market. ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं ये रेड में हाईलाइटेड है, ये नोट कर लीजिए अच्छे से। और जो बीटा है, बीटा measures the sensitivity of systemic risk. ये दो चीजें हैं which I want you to take back today.
हाँ जी, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, लास्ट टाइम कोई डाउट क्वेरी इन बीटा? हेलो हाँ फजलू, सर, ये पता कैसे चलेगा कि बीटा रिस्क जो है 0.4 ही होगा या फिर 0.7? वो कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगा मैं। ओके सर। मैंने अभी बीटा की कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाई है, मैंने अभी तक रिस्क प्रीमियम की कैलकुलेशन नहीं सिखाई है। मैंने सिर्फ आपको भी ये बताया बीटा होता क्या है। उसमें कोई डाउट है तो पूछो। बीटा की कैलकुलेशन वैलिड क्वेश्चन है, हम करेंगे। और जो एक क्वेश्चन फारुल ने पहले पूछा कि वो रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम करेंगे। रिस्क प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है, जिसमें से एक वेरिएबल बीटा, जो वो आज समझा रहा हूँ। हाँ जी, कोई डाउट? लास्ट टाइम एनी डाउट? ठीक है, सो आज हमने जो क्लोज करा है वो हमने आज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्लोज किया। ठीक है, दैट इज फर्स्ट व्हाट वी डिस्कस्ड। देन वी स्टार्टेड विद सीएपीएम मॉडल, और सीएपीएम मॉडल के अंदर हमने बीटा का कॉन्सेप्ट विदाउट कैलकुलेशन, विच मीन्स बीटा क्या होता है भी वो डिस्कस करा है, बीटा का कैलकुलेशन क्या है वो भी नहीं किया। सो दिस इज मेजरली parts or themes that we covered today. ठीक है, सो इतना ही रखेंगे। टुमारो आई विल कंटिन्यू, आई विल डू बीटा कैलकुलेशन, और इस बीटा को यूज करके रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज? ठीक है, in case no, we'll call this close and we'll connect tomorrow. Thanks, bye.